रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हाल ही में भारत के दौरे पर रहे और यहां भारत के साथ एक बार फिर से जो रूस के रिश्ते हैं वो अब नई दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। इससे पहले आप जानते हैं भारत और रूस के रिश्ते हमेशा से मजबूत रहे हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रूसी राष्ट्रपति की मुलाकात एक नए अध्याय के तौर पर देखी जा रही है। एक नई डिप्लोमेसी, एक नई तस्वीर निकलकर सामने आती है जब रूसी राष्ट्रपति भारत के दौरे पर रहते हैं। कई एमओयूज साइन हुए, कई समझौते हुए और सबसे खास बात यह कि जब रूसी राष्ट्रपति भारत आए तो उनके साथ 75 बड़ी कंपनीज के बड़े बिजनेसमैन भी भारत दौरे पर आए और उन्हीं में से एक बड़े बिजनेसमैन सत्यकर्मा पुनिया जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत करती हूं सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षी, इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। सर आप अपनी ही कंट्री में, क्योंकि आप राजस्थान के रहने वाले हैं, अभी रूस की साइड से आपको इनविटेशन दिया गया भारत आने के लिए। सर वो फीलिंग क्या आपकी रही, और जब यहाँ पर ये मीटिंग हुई 75 बड़े बिजनेसमैन की जिनमें आप भी शामिल रहे, भारत की तरफ से भी 75 बड़े बिजनेसमैन शामिल रहे, क्या कुछ हुआ उस वक्त, क्या क्या डील हुई है? देखिए, ये जो विज़िट है प्रेसिडेंट पुतिन की, ये एक अनप्रेसिडेंटेड विज़िट है। इतना बड़ा जो स्टाफ वहाँ से आया है प्रेसिडेंट का, जिसमें कि करीब करीब सब टॉप मिनिस्टर्स जो है कैबिनेट के, वो यहाँ थे। और स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट जितने भी बिजनेसेस हैं गवर्नमेंट के, प्राइवेट के, सब के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर थे। और इतना बड़ा जो है डेलीगेशन आज तक रशिया से इंडिया कभी नहीं आया। और इनफैक्ट हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी इस बात को अपने स्पीच में मेंशन किया था। और बाय द वे, अगर मैं बोलता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और मेरे प्रेसिडेंट पुतिन जी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जन्म से तो मैं इंडिया से ही हूँ। और क्या कहते हैं, जन्म भूमि तो इंडिया है पर कर्म भूमि मेरी रशिया है। आई एम अ सिटीजन ऑफ रशिया। तो मेरे तो दोनों ही हैं। अच्छा सर, 1997 में आप वहाँ पर गए, उसके बाद क्योंकि आप इंडियन हैं और हम किसी भी दूसरी कंट्री में जाएं तो वहाँ का कल्चर अडॉप्ट करना बिल्कुल इजी नहीं होता, लैंग्वेज सबसे बड़ा इशू रहता है। आपने क्या क्या फेस किया? बिल्कुल सही सवाल किया आपने। एक इंडियन जब यूएस या यूके जाता है तो उसको सेटल होने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो है लैंग्वेज की। इंग्लिश है तो बहुत आसान रहता है। प्लस वहाँ पर जो है इंडियन कम्युनिटी ऑलरेडी बहुत फैली हुई है। पर रशिया जैसे कंट्री में इंडियन कम्युनिटी का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। आई मीन, अगर कंपेयर करें तो यूके और यूएस से। और दूसरा, लैंग्वेज इज़ अ वेरी बिग बैरियर, और रशियन लैंग्वेज इतनी आसान नहीं है। तो ऑफ कोर्स पहले कुछ सालों में बहुत परेशानी हुई लैंग्वेज को लेके, पर वही है कि एक बार ठान लिया तो ठान लिया। और आज जब मैं रशियन में बात करता हूँ, मेरा कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं रहा, तो मेरे रशियन कलीग्स भी मेरी प्रशंसा करते हैं कि बिना फॉर्मल उसके एजुकेशन के रशियन लैंग्वेज की आपने बहुत अच्छा इसको सीख लिया है। और बहुत अच्छी लैंग्वेज है। उसमें एक ही इमोशन के 10 वर्ड्स होते हैं, अलग अलग तरीके से आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हो। तो ये एक लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर था। और उसके अलावा थोड़ा बहुत वर्क कल्चर में भी डिफरेंस है। पर वही है, हम इंडियंस जो हैं बहुत एंटरप्रेन्योर किस्म के हैं। और स्पेशली जो राजस्थान जो है, वो फेमस ही इस चीज़ के लिए है कि राजस्थान से निकलकर आदमी एक बार कहीं चला गया, चाहे तो कलकत्ता, चाहे बॉम्बे, चाहे यूएस, यूके, तो जो हमारे जीन्स में ही शायद वो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो हम सोच लेते हैं तो हम कर लेते हैं। तो लैंग्वेज बैरियर भी क्रॉस किया, वर्किंग कल्चर बैरियर भी क्रॉस किया। और धीरे धीरे और किसी भी बिज़नेस में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, तो धीरे धीरे कुछ सफलताएं, कुछ असफलताएं। और आज जो है भगवान की दया से और पेरेंट्स के आशीर्वाद से सब ठीक है। मुश्किलें आती हैं, बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन जो पिताजी ने कहा था कि कभी भी दो चीज़ें हैं। पहला तो ईमानदारी कभी मत छोड़ो, जो भी करो किसी के साथ बेईमानी नहीं, अपना ईमानदारी से काम जारी रखो, सब ठीक रहेगा। और असफलता आए तो निराश मत हो। बात यह है, मेहनत करते रहो, और मेहनत करते रहोगे और ईमानदारी से करते रहोगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन सफलता मिलेगी। शायद उसी
प्रिंसिपल पे मैं चलता रहा और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत कोई मेरे को अपार सफलता मिली है। मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं आज भी मेरा वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। आज हमारी कंपनी में कुछ 1000 लोग काम कर रहे हैं। बाय द वे उसमें से 50 जो हैं वो हमारे इंडिया से ही लोग गए हुए हैं और अच्छा हमारा एक कंपनी का स्टेटस है, टॉप कंपनीज़ में गिनी जाती है। और जो गवर्नमेंट भी है वो हमारी कंपनी को बहुत पॉजिटिव तरीके से देखती है वहाँ पर कि हम हर साल अच्छे अवार्ड्स जीतते हैं कि जो पहले प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होते थे, हमारी कंपनी इस चीज़ के लिए जानी जाती है कि हम उन प्रोडक्ट्स को अब लोकली बना रहे हैं। वो जो टेक्नोलॉजी है जो, और हम जो है प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें डिफ़िकल्टी काफ़ी हो। तो पहले वो केवल रशिया इंपोर्ट करता था, तो पिछले 5 साल में हमने नहीं करते तो 40 ऐसे प्रोडक्ट जो है जो पहली बार रशिया में बने वो बनाए। तो गवर्नमेंट इस बात को रिकग्नाइज़ भी करती है और हमको अवार्ड्स भी मिलते रहते हैं। तो जो आपका सवाल था कि क्या डिफ़िकल्टीज़ आई, क्या चैलेंजेस आए, बहुत आए, लेकिन आपके डैडी का क्या रोल रहा इस पूरी जर्नी में? क्योंकि अगर पूरे राजस्थान की भी मैं बात करूं तो एक जानी मानी पहचान उनकी यहाँ पर रही है, एक अच्छी खासी शख्सियत वो हैं और भामाशाह आई थिंक उनको कहा जाता है ना? तो क्या रोल क्या रहा आपकी जर्नी में उनका? पिताजी जो है वो आर्मी में थे, श्री महादेव पूनिया जी, स्वर्गीय श्री महादेव पूनिया जी, वो आज हमारे साथ नहीं है। और वो आर्मी से एक बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से, किसान बैकग्राउंड से, झुंझुनू के एक छोटे गांव से आर्मी से उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट लेकर जयपुर आए। वो एक तरह से एक इंस्पिरेशन है पूरी यूथ के लिए, मेरे लिए, कि कैसे मेहनत करके एक आदमी जो है वो जयपुर जब आए तो ऑफ कोर्स उनके पास जो आर्मी की थोड़ी बहुत सैलरी के जो पैसे थे उसके अलावा कुछ था नहीं। लेकिन करीबन 15-20 सालों में उन्होंने जयपुर में करीबन 70 कॉलोनियाँ बनाई और बहुत लोगों को किफ़ायती दरों पे आश्रय बनाने का मौका दिया। और उनका हमेशा वही जो मैंने आपको बताया कि कभी लालच नहीं, कभी बेईमानी नहीं, क्योंकि मैं बाद में उनको जब देखता था, समझता था, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि इन्होंने बिज़नेस कर कैसे लिया। क्योंकि जिस सिंपल भाव से, कुछ छीना झपटी नहीं, कुछ लालच नहीं, आ रहा है तो अगर ईमानदारी से आ रहा है तो ठीक है, किसी के साथ बेईमानी नहीं। तो इन सब चीज़ों को देख के मैं सोचता रहता कि आज के ज़माने में इनको बिज़नेस कैसे कर पा रहे हैं। पर बहुत सक्सेसफुल काम किया, बहुत ईमानदारी से काम किया और बहुत लोगों की उन्होंने हेल्प करी। गांव में उन्होंने मंदिर बनवाए, हॉस्पिटल बनवाया, स्कूल में उन्होंने डोनेशन दिया। तो ये जब हम ये बढ़ रहे थे, जब बचपन से बड़े हो रहे थे, तो उनको ये देख देख के ही शायद वो चीज़ हमारे अंदर जम गई कि यही एक तरीका है काम करने का, लाइफ में आगे बढ़ने का। तो वो एक बहुत बड़ी मोटिवेशन रही हमारी लाइफ में। अच्छा, अब आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? ऑलरेडी आप वहाँ पर एक बड़े बिजनेसमैन हैं, एक अलग इमेज आपकी है और आपने बहुत मेहनत उसको अचीव करने में की है। तो अभी आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या चल रही है? देखिए, अभी हमारे कंपनी में कुछ 1000 लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। टर्नओवर में हम करीबन 1500 करोड़ रुपए का टर्नओवर करते हैं। आने वाले 2030 तक कंपनी के बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं। 2030 तक हमारा प्लान है कि हम कुछ 5000 करोड़ के आसपास तक पहुँचे और जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं वो, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल होगी। हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स अभी पाइपलाइन में हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, क्योंकि ये बायोटेक और फार्मास्यूटिकल सेक्टर के हैं। तो मैं उनके बारे में आपको डिटेल में बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा, बट ये ऐसी मुश्किल दवाइयाँ हैं जो कि हर कंपनी नहीं बनाती है। तो हम ऐसे मुश्किल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। इनफैक्ट हमने एक R&D सेंटर इंडिया में भी खोला है, जहाँ पे कुछ 20 बड़े होनहार साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। तो प्लान्स इस और बिज़नेस के अलावा प्लान्स ये भी हैं कि इंडिया और रशिया के बीच में कैसे जो है कल्चरल रिलेशन, पीपल टू पीपल रिलेशन और बढ़ाया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि शायद मैं उस एज में आ भी रहा हूँ जहाँ की बिज़नेस तो अच्छी बात है, करना चाहिए, बट थोड़ा थोड़ा अब सोशल एंगल से भी सोचने लग गया हूँ कि ऐसे भी काम करें जिससे कि केवल ये नहीं कि कैसे कम पैसा कमाना है, कैसे मुनाफा बनाना है,
कुछ ऐसा भी करें कि जिससे सोसाइटी को भी फ़ायदा हो। तो सोसाइटी में मेरा जो मैं जो देखता हूँ, जो मेरा फील्ड है, जहाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, वो यही है कि कैसे इन दो देशों के बीच की मित्रता को और बढ़ाया जाए, जो रिलेशनशिप है उसको और स्ट्रॉन्ग किया जाए। अच्छा, जैसे जो रूस के लोग हैं वो क्या सोचते हैं इंडियंस के बारे में, क्योंकि यहाँ की फिल्मों को, यहाँ के गानों को बहुत पसंद वहाँ पर किया जाता है, यहाँ का कल्चर लोगों को वहाँ पर बहुत पसंद आता है। तो आप उन लोगों के बीच में रहते हैं, क्या सोचते हैं वो लोग इंडियंस के बारे में? देखिए, सोवियत टाइम्स में तो बड़ा क्लियर था कि जो भी कोई भी रशियन हो, वो इंडिया की तरफ बहुत पॉजिटिवली देखता था, बहुत स्नेह और प्यार था इंडिया के लिए। पर जैसे जैसे धीरे सोवियत यूनियन जब टूटा और रशिया बन गया, तो कहीं हम हिस्टोरिकली तो कनेक्टेड रहे रशिया से, इमोशनली कनेक्टेड रहे, बट आई थिंक उसी के साथ ही जो है चीज़ें एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की रह गई कि हम कहते हैं कि भाई हिंदू रूसी भाई भाई, लेकिन कोई इकोनॉमिकल टाइज पीछे करके नहीं दिख रहे थे। फॉर्चुनेटली अभी पिछले 3-4 साल में ये सिनेरियो चेंज हो रहा है। जो केवल एक डिस्टेंट रिलेशनशिप था, उस पर अब काम हो रहा है काफ़ी, और इसलिए जो है एक आम रशियन जो नागरिक है, वो फिर से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, वो फिर से इंडिया की तरफ, वो इंडिया फिर से उनके जहन में आने लगा है। नहीं तो क्या है, इतना लंबा टाइम हो गया था, उसका जनरेशन चेंज हो गई हैं, नई जनरेशन जो है वो अपने आप में अपनी दुनिया में रहती है। तो अब पिछले 3-4 साल में एक अपॉर्चुनिटी फिर से आई है जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के कारण, जहाँ दोनों देश फिर से एक बार पॉलिटिकल लेवल पे और कल्चरल लेवल पे, सोशल लेवल पे, फिर से इकोनॉमिक लेवल पे, सबसे इम्पोर्टेंट वो भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये पिछले 3-4 साल में फिर से एक नया जोश आया है इस रिलेशनशिप में, और एक आम रशियन नागरिक जो है एक हिंदुस्तानी की तरफ पॉजिटिव तरीके से देखता है कि एक हमारी इमेज है कि हम लोग पीसफुल लोग हैं। हमारी हिस्ट्री ऐसी है कि वी आर रिलीजियस पीपल, इन जनरल वी आर लॉ अबाइडिंग, जो है हम। और ये जो मेरे यहाँ पर लोग काम करते हैं, जैसे इंडिया से वी हैव ऑलमोस्ट अराउंड 50 हाईली स्किल्ड क्वालिफाइड पीपल, तो उनको भी मैं यही बोलता हूँ कि बाय द वे, उससे पहले मैं बताऊंगा, जब मोदी साहब हमारे प्रधानमंत्री जब रशिया आए थे और मुझे आमंत्रित किया गया था उनकी सभा में, तो बड़ा मेरे को एक अच्छी बात लगी जो उन्होंने अपने भाषण में बोली कि एम्बेसडर, जो एम्बेसी है और उसमें जो एम्बेसडर हैं, उनका वो एक फॉर्मल पोस्ट है। एम्बेसडर साहब भी वहाँ थे। असली एम्बेसडर जो है ना कंट्री के, वो आप लोग हैं, जो आप लोग बैठे हुए हैं। और ये बात मेरे बड़े जहन में गई, और उसके बाद मैं अपनी टीम को भी, जो हमारी वहाँ इंडिया की टीम काम कर रही है, उनको भी मैंने यही बोला कि जब आप यहाँ काम कर रहे हो, तो आप जो है एक्चुअली वाकई 1.5 बिलियन लोगों के एम्बेसडर हो। किस तरह से सिंसेरिटी से आप यहाँ पर अपना काम करोगे, कैसे आप उनको अपना एग्जाम्पल सेट करोगे कि एक इंडियन जो है वो बहुत मेहनती और बहुत ईमानदार आदमी है, वो रिलीजियस है, वो जो है कामचोर नहीं है, और वो एक फ्रेंडली आदमी है, उसके दिमाग में कोई ऐसी उल्टी सीधी खुराफात नहीं है। तो और मेरे जो टीम है वहाँ पर, वो इस बात का बड़ा ध्यान रखती है, ताकि एक भी इंडियन ने कुछ उल्टा सीधा किया वहाँ पर, मतलब कुछ ऐसी हरकत कर दी जिससे कि हमें कुछ सुनना पड़े, तो उसका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, रखना चाहिए। तो और इस मामले में हमारे लोग जो है बड़ा, जो मेरी रशियन टीम है, वो दे आर वेरी हैप्पी कि होली दिवाली साथ मनाते हैं। जो और इंडियन फेस्टिवल्स हैं, तो समोसे भी आते हैं, रसगुल्ले भी आते हैं, जलेबियाँ भी आती हैं, पटाखे भी फोड़ते हैं। यानी बिल्कुल जैसे इंडिया में सेलिब्रेशन होता है, ठीक बिल्कुल वैसे। अच्छा सर, आपसे मैं ज़रूर कुछ चाहूँगी कि आप इंडिया के लिए कुछ ज़रूर बोलें रशियन लैंग्वेज में ही, वहाँ पर कैसे बोलते हैं, और उसको आप एक बार वहाँ की लैंग्वेज में बोलने के साथ साथ उसको हिंदी में भी ज़रूर बताइएगा। Индия — это моя родная страна. Я уважаю, люблю мою страну. India is my जन्मभूमि. इंडिया जो है मेरा देश, जहाँ मैं जन्मा हूँ। मैं बहुत इज्जत करता हूँ अपने देश की,
और मैं अपने देश को बहुत प्यार करता हूँ। जो मीटिंग हुई उसमें आपने अभी बहुत सारी डील्स का भी अभी कुछ देर पहले आपने जिक्र भी किया था कि क्या कुछ बातें हुई वहाँ पर, लेकिन डिफेंस को लेकर अगर देखें तो कुछ खास नज़र नहीं आया। कुछ इंपॉर्टेंट डील्स जिनका आप जिक्र करना चाहें, दर्शकों को बताना चाहें जो मीटिंग में हुई हैं? देखिए, डिफेंस तो एक बहुत सेंसिटिव इशू है, तो डिफेंस पे तो कमेंट करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। पर उसके अलावा और जो दूसरे सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, जैसे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑयल एंड गैस है, न्यूक्लियर पावर है, इस पे काफ़ी डिस्कशन हुए हैं। और जैसे फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र के ऊपर जॉइंट वेंचर्स बन रहे हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और फर्टिलाइज़र के ऊपर ज़रूरी भी एक मुद्दा है स्ट्रेटेजिकली, पता बिकॉज ये एक तरह की फूड सिक्योरिटी है। और इसके अलावा कुछ जो पीपल टू पीपल कनेक्शन के लिए वीज़ा फ्री ट्रैवल की बात हो रही है, दैट विल बी अ वेरी बिग मूव। कि अगर हमें इंडिया से रशिया जाने के लिए और रशिया से रशियंस को इंडिया आने के लिए कुछ 30 डेज़ वीज़ा फ्री ट्रैवल की बात चल रही है, विच विल बी अ वेरी वेरी बिग मूव, क्योंकि अल्टीमेटली दो देश कब पास आते हैं, जब पीपल टू पीपल कनेक्शन होता है। तो ये जैसे मोबिलिटी जो है लोगों की अगर थोड़ी और स्मूथ हो जाएगी तो इट विल बी अ बिग बूस्ट। उसके अलावा जो है फार्मास्यूटिकल्स में काफ़ी कंपनियां आपस में बात कर रही हैं। मेरी कंपनी भी जो है इंडिया की लीडिंग जो बायोटेक और फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसके साथ हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, काफ़ी हमने डील्स ऑलरेडी साइन कर ली हैं और बाकी निगोशिएशन चल रहे हैं। तो ये जो समिट है, इसके अंदर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए जा रहे हैं। और जो बिज़नेस है, अब बिज़नेस का तो ये है, देखिए वो इन समिट्स में आता है और अपना इंटरेस्ट दिखाता है, बट बिज़नेस जो है इससे पहले भी ऑलरेडी बहुत तेज़ी से काम कर रहा है दोनों देशों के बीच में, और इस समिट के बाद में दैट विल कंटिन्यू। जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए, दोनों को ही अपना बता दिया। अच्छा, जब आप पीएम से आप मॉस्को में, क्योंकि आपकी पहले भी मीटिंग हो चुकी है, क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आप? देखिए, देश तो अपना 47 में आज़ाद हुआ था, पर जो गर्व से सर ऊंचा हो रहा है वो पिछले 15-20 साल में हुआ है, जब वो 2014 के बाद में जब नरेंद्र मोदी जी आए। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इस एज में इतनी एनर्जी, और मुझे पता है कि वो छुट्टी नहीं लेते हैं। मतलब 1.5 बिलियन लोगों को का देश चलाना बिना छुट्टी बिना आराम के, तो आई मीन इट इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू गॉड। तो हमें बड़ा फ़ख्र है एज एन आर आई, हम लोग बाहर रहते हैं तो ऑफ कोर्स उस देश में हम कुछ भी कहो, रशियन सिटीज़न हूँ लेकिन अल्टीमेटली बैकग्राउंड इंडियन है। तो अब मुझे फ़ख्र होता है कि हाँ, मैं इंडिया से हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा देश आज जो है बहुत तरक्की कर रहा है। और क्यों तरक्की कर रहा है? क्योंकि मेरा जो प्रधानमंत्री है उसने दिलो जान से अपना सब कुछ लगा रखा है कि भारत देशवासी जो है वो उसकी ज़िंदगी खुशहाल रहे, और स्पेशली हम जैसे एनआरआई कि हमें भी जो गर्व रहे कि हाँ, मेरा देश जो है इंडिया है और मुझे इस बात का बहुत गर्व है। इसलिए जब भी इंडिया की बात आती है तो सबसे पहले वही जय हिंद। राजस्थान के लोगों के लिए भी फिर कुछ बोल दीजिए। राजस्थान तो देखिए वो तो मेरे खून में है। मैं बना ही राजस्थान की मिट्टी का हूँ। मेरे सभी राजस्थानी भाइयों बहनों को मेरी बहुत बड़ी राम राम, जिसको कहते हैं राम राम सा। और आज भी मारवाड़ी मेरे को पूरी आती है। गांव जाता हूँ तो मेरे चाचा वहीं रहते हैं, चाचा चाची वहीं रहते हैं। गांव जाता हूँ, मारवाड़ी में बात करने का जो मज़ा है, और सुबह बाजरे की रोटी और छाछ दही और वो जो नाश्ता है उसका तो मज़ा ही अलग है। तो राजस्थान तो मैं बना ही राजस्थान की मिट्टी से हूँ। लास्ट क्वेश्चन आपसे, जो हमारे यूथ है, जो ये न्यू जनरेशन है, इसको आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो मैं वही पास ऑन करना चाहूँगा जो फादर ने बोला था कि कंपटीशन बहुत है, तो सक्सेस जो है वो आसान नहीं है, और अगर आसान होती तो हर कोई सक्सेसफुल हो जाता। सक्सेस उसी की है जो मेहनत करेगा, ईमानदारी से मेहनत करेगा, और ये नहीं कि
इमीडिएट सक्सेस के लिए ही भागे। टाइम लगता है हर चीज़ में। तो उस पे और उसके अलावा कोई नहीं है। आज से 100 साल बाद भी यही रहेगा कि आप मेहनत करो, ईमानदारी से करो। ऑफ कोर्स जो आजकल का ऑनलाइन का जो ट्रेंड हो गया है कि ये इंस्टाग्राम पे देख के और रील्स वगैरह देख के कि दूसरे लोग कितना अच्छा जी रहे हैं और उसको देख के निराश होना कि मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ कम है और मैं सेकंड, तो इस पे इतना ध्यान ना दें। मत यूथ को ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहें। अगर देख भी लिया तो देख के भूल जाएं, क्योंकि उसके ऊपर जो 99% जो होता है ये ऑनलाइन इंस्टाग्राम और रील्स वगैरह के ऊपर, ये तो सब दिखावा है। हर कोई यही कोशिश कर रहा होता है कि वो दिखे कि उसको कितना सब बहुत बढ़िया चल रहा है, पर हम भी जानते हैं कि इतना सब बढ़िया नहीं होता जितना कि वो स्क्रीन पे या अपनी रील पे दिखाते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों पे कम ध्यान दें, कंस्ट्रक्टिव चीज़ों पे ध्यान दें जो कि लॉन्ग टर्म में आपको काम में आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रीशियस टाइम हम लोगों के लिए निकाला। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू कंक्षे, थैंक यू।